नमस्कारम सद्गुरु। मैं ईशा योग केंद्र में 3 महीने लॉकडाउन में बिताने के बाद मैं अभी वापस घर आया हूँ और मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। और वापस घर आकर मुझे लगता है कि अपने गुरु के प्रति मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सद्गुरु से पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने गुरु के लिए क्या कर सकता हूँ। क्या ये सवाल आदि योगी ने पूछा है? आप अपने गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये सवाल पहले से ही पैदा था, उन्होंने मेरी अभी तक की बातें नहीं सुनी। खैर, आप क्या कर सकते हैं? तो आपको अपने गुरु के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये या वो नहीं हैं। तो आप उनके साथ ये या वो नहीं कर सकते, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपनी खुशहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं हर किसी की भलाई के लिए, हर किसी खुशहाली के लिए। अगर आप अपने प्रयास को फैलाकर सिर्फ मेरी खुशहाली से बढ़ाकर एक बड़े स्तर की खुशहाली तक ले आते हैं, तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। और अभी लगता है कि वो जिस स्तर तक असफल होने वाले हैं, हो सकता है वो उससे थोड़े बेहतर असफल हों। जब मैं कहता हूँ थोड़े बेहतर असफलता, मैंने कई बार इस बारे में बात की है। जब मैं 25 साल का था, मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने दिमाग के साथ छेड़छाड़ ना करूं, तो मैं अपने जीवन के किसी भी पल में परमानंद में हो सकता हूं। और जब मैंने अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करके देखा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह की परिस्थिति में हूँ, अगर मैं बस अपने दिमाग से अपना हाथ निकाल लूँ, तो मैं परमानंद से फूट रहा हूँ। तो मुझे पता था कि बस यही सब कुछ है। मुझे लगा कि मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जिसे ये पता चला है। मैं कोलंबस की तरह था। कोलंबस को अमेरिका मिला। उनके पास उनके उनके आने से पहले भी हज़ारों सालों से लोग यहाँ रहते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी खोज की। इसी तरह भारतीय स्कूल टेक्स्ट बुक में हम सुनते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ये पुर्तगाल का आदमी आता है और उसने भारत की खोज की? नहीं, उनके पहले भी भारत था। हम हज़ारों सालों से वहाँ रहते रहे हैं, बहुत ही व्यवस्थित संस्कृति के रूप में। लेकिन उन्होंने हमारी खोज की। उसी तरह मैंने खोज की कि अगर मैं अपने दिमाग के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, तो मैं परमानंद में हूँ। चूंकि बहुत छोटी उम्र से ही मुझे आपको बताना होगा कि कहीं ना कहीं अपने भीतर में इतना ज़्यादा घमंडी रहा हूँ कि मैंने कभी कोई चीज़ नहीं पढ़ी। मुझे लगा, या मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि जीवन मुझे हमेशा खुद में शामिल करके रखता था। बहुत छोटी उम्र से पेड़ पौधे, जानवर, मेंढक, मछलियाँ, कीड़े मुझे इस कदर खुद में शामिल करके रखते थे। और हाँ, नाग सांप मुझे इस कदर खुद में शामिल करके रखते थे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई किताब खोलकर पढ़ना ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से मैंने योग सूत्र भी नहीं पढ़े। हालांकि मैं योग का अभ्यास कर रहा था, बहुत तीव्रता के साथ योग का अभ्यास कर रहा था, लेकिन मैंने कभी योग सूत्र नहीं पढ़ा। मुझे याद है, जब मैं बलाडी हल्दी स्वामी के आश्रम में गया था अपन योग सीखने के लिए पहली बार, कई सालों बाद, मेरे साथ जब चीज़ें हुई उसके कई सालों के बाद, वहाँ हमेशा योग की किताबें थीं।
उनके द्वारा लिखी गई और दूसरों के द्वारा लिखी गई कन्नड़ भाषा में योग सूत्र, वहाँ पे करीब 30-40 किताबें थी। तो मुझे सभी किताबों के शीर्षक याद हैं, लेकिन मैंने कभी कोई किताब निकाल कर पढ़ी नहीं, क्योंकि जीवन मुझे हमेशा उलझा कर रखता था। मेरे अंदर जो हो रहा था, मेरे आसपास जो हो रहा था, मैं उसमें इस कदर शामिल था, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे कोई किताब खोलकर पढ़नी है। कंपलसरी किताबों को छोड़कर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके सिवा वो भी मैंने केवल 35% ही पढ़ा, क्योंकि मैं केवल एग्ज़ाम में केवल 35% अंक ही पाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कभी योग सूत्र नहीं पढ़े, कभी मैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः मैंने कहीं नहीं सुना था। ये चीज़ मैंने कई सालों के बाद पढ़ी। तो जब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ ना करूं, तो मैं परमानंद में हूं और इसे बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है और मुझे पता है कि ये कैसे किया जा सकता है। मैंने बैठकर एक प्लान बनाया, असली प्लान, कि 2.5 साल के अंदर मैं पूरी दुनिया को परमानंद में डाल दूंगा। देखिए, अभी भी आप यहाँ बैठकर मेरी ओर देख रहे हैं। 38 साल हो गए मुझे। तो यहाँ वहाँ हम परमानंद के आंसू देखते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया नहीं है, पूरी दुनिया के साथ नहीं हुआ है। तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और लोग अपने दुख में इतना ज़्यादा उन्होंने निवेश कर रखा है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लोग अपने दुख में इतने ज़्यादा निवेशित होंगे। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा दुख करती हैं, उन्होंने उसमें इतना निवेश कर रखा है कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं 25 का था तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा कि अगर लोगों को एक बेहतर चुनाव देते हैं तो हर कोई कूद पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो जानी पहचानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा निवेश कर रखा है अपनी असुरक्षाओं में और अपने दुखों में। तो ये कहने के बाद, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम बहुत बुरा भी नहीं कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं, कम से कम मेरे जीवन काल में। मुझे नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं, ये मेरे जीवन की संध्या है, ये मेरे जीवन की सुबह नहीं है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, अभी काफ़ी समय बाकी है। सूर्यास्त होने के पहले बहुत अलग अलग रंग आते हैं, है कि नहीं? तो अभी काफ़ी सारी सीनरी बाकी है, लेकिन जहाँ तक समय की बात है, ऊर्जा की बात है, जनसंख्या के आकार की बात है, हमें पता है कि हम एक असफलता के रूप में मरेंगे। अगर आप मेरे परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा सकें, अगर आप मेरे प्रतिशत को थोड़ा बढ़ा सकें, अगर आप इस प्रतिशत को बढ़ाने का एक हिस्सा बन सकें, आपके लिए जो भी संभव हो, लगातार उस पर चालू रहना। एक बार नहीं, जब आप एक दिन के लिए योग केंद्र आते हैं, आप लगातार इसमें लगे हुए हैं अपनी खुद की क्षमताओं के अनुसार। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वही चीज़ें करें जो कोई दूसरा कर रहा है या मैं कर रहा हूँ। अपनी खुद की क्षमता के अनुसार, अगर आपके लिए ये मायने रखता है। अभी आपने कहा कि ये 3 महीने ईशा योग केंद्र में लॉकडाउन में मैंने बहुत एंजॉय किया। कई रूपों में ईशा योग केंद्र भारत में और यहाँ भी, लॉकडाउन के पहले यहाँ काफ़ी सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन भारत में करीब 3,000 से ज़्यादा लोग थे। और गाँव में जो हम काम कर रहे हैं, एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, हर कोई पूरी तरह से सुरक्षित रहा। एक बहुत बड़ी जगह जहाँ लोग चल फिर सकते थे, हर प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया, सभी ने साधना बहुत अच्छे से की, मौसम भी बहुत अच्छा रहा। मानसून से पहले बारिश होने लगी और गर्मी का मौसम भी ठंडक में बीता। इन सब के साथ पिछले 3 महीने बहुत बढ़िया गुजरे। मुझे आपको ये बताना होगा कि पिछले 40 सालों में, या शायद उससे भी ज़्यादा में, पिछले 45 सालों में मैं कभी भी घर में 12 या 15 दिनों से ज़्यादा कभी नहीं रहा हूँ। पहली बार मैं घर में रहा हूँ, एक ही बिस्तर पर सोया हूँ करीब 85 से ज़्यादा दिनों के लिए। बहुत ही अच्छा रहा ये। हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, कोई ट्रैवल नहीं। तो आपके लिए अच्छा रहा, मैं इस चीज़ को लेकर खुश हूँ। आपको ये समझना होगा कि आप जिस अच्छे अनुभव का अनुभव कर रहे हैं,
इसके लिए वहाँ कई लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हो। तो अगर आप मेरे लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको यही करना चाहिए। मैं इसे कैसे करूं? आप मुझे बताइए कि आपकी क्या क्षमताएं हैं। अगर आपके पास समय है तो हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी क्षमता या टैलेंट है तो हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें लगातार प्रयास करना है होगा, एक बड़ी जनसंख्या को ये प्रयास करना होगा ताकि हम एक बेहतर असफलता होंगे अभी जिस हमारा जो ग्राफ है उसके मुकाबले। और हम ये बात तय पक्की करने वाले हैं कि अगले कुछ सालों में हम निश्चित रूप से अपने ग्राफ को और ऊपर ले जाएंगे। और अगर आप इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी ऊर्जाओं को इसमें डालना चाहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है आप डाल सकते हैं। इसके एक हिस्से के रूप में कई सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी एक चीज़ है ऑनलाइन इंजीनियरिंग कार्यक्रम, अभी एक डिस्काउंटेड मूल्य पर हर किसी के लिए भेंट किया जा रहा है और सभी मेडिकल पर्सनल के लिए फ्री है ये। और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि 85,000 से ज़्यादा डॉक्टरों ने इसका लाभ उठाया है पिछले 3 महीनों में। मुझे उम्मीद है कि इससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि इस कठिन समय में उन्हें इतनी मदद मिली है, क्योंकि मेडिकल पर्सनल्स के लिए ये बहुत ही चुनौती भरा समय रहा है। ये पुलिस वालों के लिए भी फ्री में उपलब्ध है। मेरे ख्याल से करीब 170 पुलिस वाले भारत में कोविड के कारण अपनी जान उन्होंने गंवाई है, क्योंकि वो लॉकडाउन को लागू करने में सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं। शायद दुनिया में कहीं भी भारत के जितना कड़ाई के साथ लॉकडाउन को लागू नहीं किया गया, और इस कारण भारत के नंबर बहुत अच्छे हैं और मेडिकल स्टाफ बिल्कुल सीमाओं तक खींच रहा है। उनमें से कई लोग 1 या 2 महीनों से अपने घर तक नहीं गए हैं, होटल में रहते हैं और वापस जाके हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके घर वालों को इन्फेक्शन ना लग जाए। एक महिला डॉक्टर, दिल्ली की एक महिला डॉक्टर ने ये अनुभव बताया। दुर्भाग्य की बात है कि उनके पति को डायबिटीज़ थी और उन्होंने ये पक्का किया कि कभी वो घर से बाहर ना निकलें, उन्हें घर पर सुरक्षित रखा गया। लेकिन वो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही थीं और कुछ दिनों के लिए वो घर आई अपने कपड़े फिर से पैक करने के लिए। उन्हें आपको अपने कपड़े बदलने होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होंगी, कपड़े धोने होंगे। तो वो कुछ बार घर आईं और उनके पति की मृत्यु हो गई। वीडियो में उन्होंने शेयर किया, बहुत ही दिल दुखाने वाली उनकी अनुभव था कि मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकले, लेकिन मैं इस इन्फेक्शन को घर लेकर आ गई। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं। तो हम ये सारी चीज़ें भेंट कर रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ फ्री में भेंट करनी है तो आपको समझना होगा कि हम सभी को थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा, ताकि इस मुफ्त की चीज़ को हम, कई सारे लोगों को लगता है कि ये हवा से टपकता है, ये ऐसा नहीं है। तो इसके एक हिस्से के रूप में एक संघ मित्र नाम का मूवमेंट शुरू किया गया है। ज़्यादा जानकारी आपको वेबसाइट में मिलेगी। इसका उद्देश्य है, कई सारे लोगों ने हमेशा हमसे पूछा है कि सद्गुरु हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एक नियम के रूप में मैंने कभी पैसों की मांग नहीं की है। जब ये वायरस की परिस्थिति शुरू हुई और जब मैंने देखा कि लोग भूखे मर रहे थे हमारे आसपास, तब मैंने पहली बार लोगों से कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है, और सौभाग्य से कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। हम 13 से 15 हज़ार लोगों के लिए हर दिन खाना बना पा रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं और ये अभी भी जारी है, और हमारे लड़के अभी भी बाहर गाँव में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। शायद लोग इस चीज़ को समझ ना कर पाएँ दुनिया के कई हिस्सों में, लेकिन भारत में जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, अगर वो अपने काम के लिए नहीं जाते हैं 1 या 2 हफ्तों के लिए, तो उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। वो सिर्फ भूखे ही मर सकते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि भारतीय गाँवों में ऐसा हो रहा है। मुझे लगा कि ऐसा शहरों में होता है, लेकिन गाँव में भी ऐसा हो रहा था। तो हम गए और कई लोगों ने सहयोग दिए हैं। तो
तो इसके कई पहलू हैं। हम बहुत सारे सामाजिक काम अपने हाथों में नहीं लेना चाहते, लेकिन बेशक कावेरी कॉलिंग है। और इस महामारी के अलावा भी, इस महामारी के होने के बावजूद भी काम हो रहा है। और अभी 1.1 करोड़ पेड़ लगाए जाने वाले हैं खेती की ज़मीन पे, किसी खुली ज़मीन पर नहीं, खेती की ज़मीन पे किसान ये पेड़ लगाने वाले हैं। तो इस बात आप मान के चल सकते हैं कि करीब 92% सर्वाइवल रेट होगा, क्योंकि एक फसल के रूप में इन पेड़ों को लगाया जा रहा है। और निश्चित रूप से लंबे अरसे के दौरान किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि कम से कम इंसानों का 1/3 भोजन पेड़ों से आना चाहिए, ऐसा हर जगह होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि कम से कम कावेरी बेल्ट में शुरुआत में ये चीज़ हो। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है कि 1/3 भोजन पेड़ों से आए। अगर आप इसके आंकड़ों में जाना चाहें तो ये प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है। हम कॉन्शियस प्लैनेट नाम का एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक बनाना, क्योंकि हमारे पास यही एक समस्या है कि लोग अचेतन हैं। दुनिया में यही एकमात्र समस्या है। अभी अलग अलग दुनियाओं में, पूरी दुनिया में ये महामारी फैल रही है, सिर्फ इस कारण क्योंकि इंसान जागरूक नहीं है। अगर इंसान थोड़े और जागरूक होते तो हम बहुत आसानी से इसे रोक सकते थे। सिर्फ इसकी ज़रूरत है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर हम सभी ये कदम उठाते हैं कि अगले 15 दिनों के लिए, अगले 14 दिनों के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, बस खुद से बैठे रहेंगे, ये महामारी पूरी दुनिया में वहीं रुक जाएगी। इतने लोगों को मरने की ज़रूरत नहीं है, देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ख़राब होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इतनी मुश्किलें झेलने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम जागरूक होते तो एक चीज़ है इस बात के प्रति जागरूक होना कि हम अपने भीतर कैसे हैं। दूसरी चीज़ है इस बात के प्रति जागरूक होना क्योंकि एक और महामारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, और वो है पर्यावरण की महामारी। हो सकता है कि वायरस के मुकाबले इसमें कहीं ज़्यादा जाने जाएं, कहीं ज़्यादा बड़ी तबाही हो, कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौतियां आएँ। अगली पीढ़ी भी नहीं, हमारी पीढ़ी के साथ भी ये हो सकता है अगर हम सही चीज़ें नहीं करते। तो आज मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इस तरह की आंदोलन चल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप 5 रुपए दे सकते हैं, 10 रुपए दे सकते हैं, लेकिन लगातार हर महीने हमारे पास किस हद तक आर्थिक संसाधन होंगे उसी के आधार पर, क्योंकि हमने कभी भी हम जो काम कर रहे हैं और किसी भी भेदभाव के बिना काम करने वाली संस्था के रूप में, देखिए जो भी लोग बड़े दान देते हैं वो हमेशा कुछ शर्तें रखते हैं। हमने कभी भी उन शर्तों का पालन नहीं किया है, इसलिए हमारे पास आर्थिक संसाधन हमेशा सीमित रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये लोगों के सहयोग से ही चलती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसे कैसे सफल बनाएं। तो एक चीज़ है इस संभावना को हर किसी तक ले जाना कि कैसे एक इंसान अपने जीवन की गुणवत्ता को अपने भीतर से पैदा कर सके। आपके जीवन की गुणवत्ता आपके आंतरिकता से तय होती है, बाहरी परिस्थिति से नहीं। अगर ये एक चीज़ होती है कि अगर आपको ये पता हो कि अपने खुद के स्वभाव से परमानंद में कैसे रहा जाए, अगर ऐसा कम से कम 60% आबादी के साथ भी होता है तो फिर पर्यावरण से जुड़ी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आपको ये समझना होगा कि पर्यावरण की समस्याएं एक नतीजा हैं इंसानों की अपनी खुशहाली की खोज में। वो पूरी धरती को वो फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं। अगर लोग अपने भीतर आज़ाद हो जाएं, अगर ज़्यादा जागरूकता के साथ काम करने लगें तो पर्यावरण अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप इस संघ का एक हिस्सा बन सकते हैं। आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मेरे जीवन का लोग खराब ख्याल रख रहे हैं। पिछले 2-3 जीवन कालों में भोजन हमेशा समस्या थी। इस जीवन काल में मैं अच्छे से खा रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें छोटी हैं लेकिन मैं अच्छे से खा रहा हूँ। तो आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब बस हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनके बिना भी जी सकते हैं, तो वो समस्याएं नहीं हैं। तो आप मेरे लिए कुछ करने की चिंता मत कीजिए। आपका पहला संकल्प ये होना चाहिए कि एक परमानंद से भरा इंसान होने की आपका प्रयास लगातार जारी रहेगा।
और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे अंदर मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, ये हर किसी के साथ कैसे हो कि हर कोई परमानंद में हो। तो इस प्रयास में आप जिस भी तरीके से काम कर सकते हैं आप करें। आप संघमित्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे अलग-अलग तरीकों से आप हिस्सा ले सकते हैं। आइए इसे संभव बनाएँ। ये हमारा जीवन है, इस धरती पर ये हमारा समय है। हम कौन-सी शानदार चीज़ें करेंगे, ये हमारे ऊपर है, या हम जो नहीं करते, वो भी हमारे ऊपर है। और कौन-सी बुरी चीज़ें जो हम एक-दूसरे के साथ करेंगे, वो भी हमारे ऊपर है।